हेलो एवरीवन। अभी हम बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी बीए पार्ट फर्स्ट, जो कि उसका सेकंड पेपर है। उसके यूनिट फर्स्ट के स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पर जो बचा हुआ उसका भाग है। लास्ट 2 लेक्चर्स में भी हमने इस पर डिस्कस किया, जिसमें मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को सामान्य रूप से किस प्रकार समझा जा सकता है उसे हमने देखा। रेडजेल ने उसके विषय क्षेत्र के बारे में क्या कहा, क्या उसका वर्गीकरण किया, उसको हमने देखा। विडाल डी प्लाश ने के अनुसार क्या था उसने भी हमने देखा। जीन ब्रुंश के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के वर्गीकरण को हमने देखा और उसके द्वारा मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की व्यापकता का आकलन और विश्लेषण भी किया। मिस्टर डिमांजिया और हंटिंगटन के अनुसार भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे फ्रेंच और ट्रेवार्था के अनुसार मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। अमेरिकन भूगोलवेत्ता फ्रेंच और ट्रेवार्था ने अपनी पुस्तक के पहले संस्करण में भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को बताया और कहा कि जनसंख्या को सांस्कृतिक तत्वों में सम्मिलित कर लिया गया है। परंतु जब उन्होंने अपना नया संस्करण दिया पुस्तक का, तो उन्होंने जनसंख्या को सांस्कृतिक तत्वों से निकालकर स्वतंत्र स्थान दिया, जो कि उनके अनुसार सही था, क्योंकि जनसंख्या तो मानव भूगोल का केंद्रीय तत्व है जिनके चारों ओर अन्य तत्व स्थित होते हैं। जनसंख्या के द्वारा संस्कृति का निर्माण होता है, इसीलिए संस्कृति निर्माण करने वाला मानव स्वयं संस्कृति का अंग नहीं हो सकता। इस प्रकार उन्होंने अपने मानव भूगोल के भौगोलिक अध्ययन के क्षेत्र में 3 अंगों को स्पष्ट किया। पहला प्राकृतिक तत्व, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सांस्कृतिक तत्व। प्राकृतिक तत्व के अंतर्गत उन्होंने जलवायु, भू आकृतियाँ, जलीय संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति, जंतु, मिट्टियाँ तथा खनिज पदार्थ सम्मिलित किए। जनसंख्या में उन्होंने जनसंख्या की विशेषताओं जैसे वितरण, घनत्व, वृद्धि, लिंगानुपात, आयु वर्ग, ग्रामीण नगरीय अनुपात आदि को सम्मिलित किया और सांस्कृतिक तत्वों को में मानवीय बस्तियाँ, कृषि व्यवस्था, निर्माण उद्योग, परिवहन और व्यापार आदि को सम्मिलित किया, जिसमें प्राकृतिक तत्व प्राकृतिक दशाओं से संबंधित बताए गए और जनसंख्या और सांस्कृतिक तत्व मानव निर्मित दशाएं हैं, ऐसा उन्होंने कहा। पहले ये दोनों तत्व, जनसंख्या और सांस्कृतिक तत्व, एक ही थे। जनसंख्या का अध्ययन सांस्कृतिक तत्व में था और बाद में उन्होंने अपने द्वितीय संस्करण में उसे पृथक कर तृतीय तथ्य के रूप में रखा। वाइट और रैनर ने भी मानव भूगोल का विषय क्षेत्र का वर्णन किया। उन्होंने मानव भूगोल के अध्ययन में समायोजन और संबंध को मुख्य बताया। उन्होंने कहा कि मानव अपनी सभ्यता के आरंभिक काल से अर्थात पाषाण युग से ही भौगोलिक समायोजन करता रहा है। उसने गुफाओं को वृक्षों पर घर बनाने तथा आखेट करने की क्रिया से लेकर वर्तमान तक की संस्कृति को इन्हीं 2 आधारों पर खड़ा किया है। इस प्रकार उन्होंने प्राकृतिक वातावरण का मानव द्वारा प्रयोग करते हुए सांस्कृतिक वातावरण को बनाने की क्रिया को विश्लेषित किया और मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में 2 प्रमुख चीज़ों को स्पष्ट किया, समायोजन और संबंध। समायोजन एडजस्टमेंट में उन्होंने फिर से उसे 3 भागों में बांटा: आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक समायोजन। आर्थिक समायोजन मनुष्य के आर्थिक उद्योगों का अध्ययन होता है।
वहीं सामाजिक और सांस्कृतिक समायोजन जनसंख्या की सघनता, भूस्वामित्व, सामाजिक वर्ग, जातियों के वर्ग, मानव निवास, भोजन, वेशभूषा, घर, कला आदि को सम्मिलित करता है। और राजनीतिक समायोजन में स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय शासन तथा अंतर्राष्ट्रीय संघ आदि आते हैं। वहीं उन्होंने संबंध अर्थात भौगोलिक संबंध को 3 भागों में बांटा। प्रयोग संबंध, जैसा कि मनुष्य भूमि और जलवायु का प्रयोग करके खेती की फसलें उत्पन्न करता है, घास के मैदान और पालतू पशुओं का प्रयोग करके दूध, मांस, चमड़ा और ऊन आदि प्राप्त करता है, ये सब प्रयोग संबंध के अंतर्गत आते हैं। दूसरा उन्होंने कहा नियंत्रण संबंध। प्राचीन काल में मनुष्य यह समझता था कि उसकी खेती की उपज को कोई देवता नियंत्रित करता है, इसलिए पशु बलि, जादू टोना आदि का प्रयोग करता था। परंतु अब विज्ञान के इस युग में मनुष्य सिंचाई और खादों का प्रयोग करता है। इस प्रकार नियंत्रण संबंध अंधविश्वास से हटकर विज्ञान के साथ जुड़ गया, जो भी इसके विषय क्षेत्र में आता है। तीसरा है विचार संबंध। वातावरण मनुष्य के बहुत से संबंध केवल विचारों के होते हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन लोग लोहे को निम्न समझते थे, मध्ययुग के लोग सौभाग्यदायक मानते थे और वर्तमान में लोहे को गलाकर उसे यंत्रों का स्वरूप दे उसे पूरी औद्योगिक जगत का आधार स्तंभ मान लिया गया है। इस प्रकार व्हाइट और रैनर ने आर्थिक क्रियाओं और मानव द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संबंधों और समायोजनों के द्वारा मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र को स्पष्ट करने की चेष्टा की। अब अगर हम उपरोक्त सभी विचारों और मतों को देखें तो उससे हमें मानव भूगोल के मुख्य 7 अंक स्पष्ट होते हैं। पहला, प्रदेश के प्राकृतिक साधन एवं उनमें समायोजन। दूसरा, जनसंख्या एवं विशेषताएं। तीसरा, सांस्कृतिक वातावरण, जो कि उन दोनों के मध्य अंतर संबंधों से उत्पन्न होता है। चौथा, सांस्कृतिक भूदृश्यों का कालिक विकास। पांचवा, भूदृश्यों के स्थानिक संगठन। छठा, संसाधन उपयोग एवं नियोजन। और आठवां, स्थानिक संगठनों के अंतरस्थानिक संबंध। अगर हम इसे विस्तृत क्षेत्र में समझना चाहें तो मानव भूगोल के अंतर्गत भौतिक दशाएं और मानवीय दशाएं आती हैं। भौतिक दशाओं में भाववाचक कारक, जो कि उसके भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रीय विस्तार, प्राकृतिक स्थिति, ज्यामितीय स्थिति आदि से संबंधित हैं। भौतिक कारक, जो कि भू आकार, जलराशि, चट्टानें, जलवायु आदि हैं। और जैविक कारक मानव, जीव जंतु और वनस्पति आदि सम्मिलित करते हैं। वहीं मानवीय दशाओं में राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक तत्व और मनुष्य की मुख्य आवश्यकताएं आती हैं। इस प्रकार मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अपने आप में व्यापकता रखता है और अपने कालिक विकास के साथ साथ अपने विषय क्षेत्र को विस्तृत करता जा रहा है, नवीन प्रवृत्तियों का समावेश करता जा रहा है, जिससे और वर्तमान में मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का महत्वपूर्ण अंग व्यावहारिकवाद होता जा रहा है, जिसमें मानव संसाधनों के साथ अंतर्क्रिया कर प्राकृतिक दशाएं और सांस्कृतिक भूदृश्य के मध्य सामंजस्य स्थापित कर भावी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। थैंक यू।